हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन और न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 14 जुलाई 2021। तो आज जो घटनाएं हैं करंट अफेयर्स और पीआईबी में, साथ ही द हिंदू न्यूज़पेपर में, उनको कवर करते हैं। आज जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है सिलाम्बलम से। हुआ क्या है कि हाल ही में सिंगापुर में इस सिलाम्बलम मार्शल आर्ट को परफॉर्म किया गया है। तो न्यूज़ में आ गई है, तो हो सकता है मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछा है कलारी पट्टू को लेकर, जो कि केरल की मार्शल आर्ट थी। ठीक है, तो आपसे इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिलाम्बलम कहाँ की है। ये वास्तव में तमिलनाडु की एक मार्शल आर्ट है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलाम्बलम कहाँ की है, तो आप बताएंगे कि तमिलनाडु की है, ना कि केरला की। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर एक हथियार या कहेंगे एक डंडे को यूज किया गया है, जिसका नाम है मारू। ठीक है, मारू क्या करता है? ये एक धमाकेदार हथियार होता है जो कि हिरण के सींगों से बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है, वैसे पूछेगा नहीं, बट अगर कभी पूछ ले कि मारू जो उपकरण है या हाल ही में चर्चा में रहा शब्द मारू क्या है, तो आप बता सकते हैं ये एक तरीके के हिरण के सींगों से बना हुआ हथियार है। ठीक है, अब जो लाइन मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जो ये सिलाम्बलम है, इसका उल्लेख उस समय के संगम साहित्य में, जो कि शिल्पादिकारम है, जिसमें नुपुर की कहानी है, ठीक है, मणिमेखले जिसमें कहानी है, तो उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। यानी कि सिलाम्बलम जो है ये वास्तव में आज की नवीन मार्शल आर्ट नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है। अब यहाँ पे एक बात और बता दें कि कई सारे हिस्टोरियंस ने अब रिसर्च किया तो ये माना है कि ये संगम साहित्य से भी पुरानी है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि 10,000 वर्ष पुरानी है। तो आप समझ सकते हो कितनी पुरानी इसकी लोग ये बात करेंगे। खैर, हमें इतनी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस ये पढ़ना है कि हाँ, शिल्पादिकारम में इसका वर्णन मिलता है और संगम साहित्य में इसका वर्णन है। संगम साहित्य वास्तव में पांड्य राजवंशों के संरक्षण में लिखा गया था। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये तमिलनाडु की एक मार्शल आर्ट है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। ये वास्तव में केरल की कलारीपट्टू से भी निकटता रखती है। इसमें इसका उल्लेख शिल्पादिकारम व संगम साहित्य में भी देखने को मिलता है। निम्न में से कौन? आपको दे देगा अलग अलग नाम। ठीक है, मुडियट्टू आपको दे देगा, कलारीपट्टू दे देगा, आपको थांगटा दे देगा। तो आप बताएंगे नहीं साहब, ये सिलाम्बलम है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे, आप इसका उत्तर दे दें। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है साहब, आपने एक तो मार्शल आर्ट बता दी, अन्य मार्शल आर्ट इंडिया की बता दो। तो गतका ये पंजाब की है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाइका उड़ीसा की है। ऑलरेडी आपने एक विद्रोह पढ़ा होगा, पाइक रिबेलियन, जो कि 1817 में हुआ था। और आपको एक बात यहाँ पे हम बता दें कि भारत सरकार की नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में इसकी 200 वर्ष होने पर इसे इंडिया का फर्स्ट रिबेलियन कहा, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और यकीन मानिए कि 2017 के बाद से अभी तक प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं आया है, बट मे भी हो सकता है कि 2021 के प्रीलिम में पाइक विद्रोह पे क्वेश्चन आ जाए। तो आप में से जिन लोगों ने हमारे साथ मॉडर्न इंडिया पढ़ी है, अच्छी बात है। नहीं भी पढ़ी है तो कभी हम आपको करंट अफेयर्स में भी आपको कवर करा देंगे। और जो 15 अगस्त से हमारी प्रीलिम्स के लिए लेट्स क्रैक 2.0 रिवीजन सीरीज शुरू होगी, तो वहां हम इसको फिर से कवर करा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, आपको चिंता नहीं करना है। जब तक हम हैं प्रीलिम, तो कोई भी आपका पास होने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। थांगटा क्या है? मणिपुर की है। छोलिया क्या है? उत्तराखंड का है, यानी कि छोले उत्तराखंड के। ठीक है, पांग लब सोल, पांग लब सोल कहाँ का है? सिक्किम का। मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो आपको इतनी याद रखनी है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का। कई बार आपसे क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, मर्दानी, तो कंफ्यूज मत होना, महाराष्ट्र की है। परिखंडा बिहार की। ठीक है, तो इतनी 8 आपको और मार्शल आर्ट याद करने को मिल गई। चलिए, अगला आर्टिकल है हमारा स्पर्श को लेकर। स्पर्श कुछ नहीं, एक तरीके का पोर्टल है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। नाम से समझ में आ रहा है कि पेंशन
जो होती है रक्षा मंत्रालय से जो लोग जुड़े होते हैं उन कर्मचारियों के बारे में पोर्टल बनाया गया है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे किस चीज़ को लेकर, हाँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है प्लेनेट TOI 1231। आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि ये क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा प्लेनेट है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है एक्सो प्लेनेट क्या होता है। कई बार हम हमेशा पढ़ते हैं कि एक्सो प्लेनेट, तो एक्सो प्लेनेट उन प्लेनेट को कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता। आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। ऐसे ही पूरे यूनिवर्स में कई सारे सोलर सिस्टम है। तो मान लो जो ये यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर अगर हमने कोई प्लेनेट सर्च किया है तो उसको एक्सो प्लेनेट कहते हैं। तो यूपीएससी अगर आपसे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछा है गोल्डीलॉक्स जोन क्या होते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई ये इसको हम कहते हैं एक्सो प्लेनेट। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है ध्रुवीय बादलों को लेकर, ठीक है, जो कि स्पेस में कई बार हमें देखने को मिलते हैं। खैर हम वो यहाँ पे भी बताने वाले नहीं हैं, बट जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। चलिए जंगली याक के बारे में अभी हाल ही में चर्चा में रहा है जंगली याक काफ़ी ज़्यादा। ये वास्तव में हमारे जो भी हिमालयन रीजन के जो भी स्टेट हैं उनसे लगते हुए हैं, और जो हिमालयन रीजन के कंट्री हैं उनसे भी लगते हैं। जैसे बोबिनी जनजाति से संबंधित है, बोबिनी जनजाति में भैंस आती है, ठीक है, याक आता है, और इनके जो सखा मित्र हैं वो सबके सब आते हैं। इनकी खूबसूरती ये है कि लगभग ये 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, यानी कि ये सर्दी से गर्मी के इतने टेम्परेचर को भी सहन करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये तिब्बती पठार में और उससे सटे हुए उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों के लिए स्थानिक है, यानी कि वहाँ के लिए इंडेमिक है। अब आपसे जानते हो क्वेश्चन क्या पूछता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि जो याक है ये पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है, ये भारत के पूर्वी घाट में भी पाया जाता है, ये भारत के लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको अगर ये क्वेश्चन दे दे कि ये पश्चिमी घाट का स्थानिक है तो गलत हो जाएगा। अगर आपको ये दे दे कि ये हिमालयन राज्यों का उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों का स्थानिक है तो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि याक वास्तव में उत्तर भारत के ऊपर की कहानी की बातें करता है, यानी कि ये हिमालयन कंट्री की बात करता है, हिमालयन स्टेट की बात करता है, न कि भारत के अन्य राज्यों की, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे आर्टिकल में वो है वनरेबल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IUCN में इसका स्टेटस क्या है, तो आप बता देंगे कि वनरेबल है, यानी कि सुभेद है। इससे पहले हमने IUCN में आपको किंग कोबरा पढ़ाया था, वो भी क्या था, वनरेबल था, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगला आर्टिकल है हमारा जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस दृष्टि से नहीं कि ये जगन्नाथपुरी यात्रा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चों को नहीं पता होते हैं और नॉर्मल बुक में भी आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि जगन्नाथपुरी यात्रा पहले आपको एक बार दिखा देते हैं। आपको लग रहा होगा सर जगन्नाथपुरी यात्रा आप कैसे दिखा सकते हो, तो एक बार दिखाई देते हैं, आप खुद ही देख लो, ओरिजिनलिटी में देख लो, इस बार की ही देख लो, ठीक है। तो ये देखो आप जगन्नाथ यात्रा देख रहे हो, कितना शोर शराबा हो रहा है ना। ये देखो ये सबके सब जा रहे हैं, ये जगन्नाथ का रथ है, ठीक है। तो ये देखो कोविड-19 के पेंडेमिक के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कितना ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर। क्लियर? तो उम्मीद है आपने देख ली जगन्नाथ यात्रा। हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना करिए कि भगवान इस बार हमारा प्रीलिम निकलवा देना और मेहनत ऐसे ही करवाते रहना तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए जगन्नाथपुरी यात्रा जब आपने देखा तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नहीं देखी होगी, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देखिए पीछे बैकग्राउंड में सफ़ेद मंदिर दिख रहा है ना, ये वास्तव में जगन्नाथ मंदिर के ही पार्ट हैं। अब आपको लगा होगा सर आप ऐसा क्यों दिखाए हमको, इसलिए दिखाए क्योंकि इसी जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो कहाँ है, ओडिशा में ही है, ठीक है। तो ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, ओडिशा राज्य में है और हिंदू त्यौहार है, भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड है, ठीक है। जगन्नाथ का मतलब सबके पालनहार।
अब प्रश्न उठता है इसमें कौन कौन किन की मूर्तियां हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उनके बड़े भाई बलराम की मूर्ति है, उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति है। और ये तीनों मूर्तियां जानते हो लकड़ी की बनी है। और एक खास बात और बताएं, इन तीनों मूर्तियों में किसी के हाथ पैर नहीं है। ठीक है, हाथ पैर क्यों नहीं है? तो कहानी यही है कि एक बार राजा जब विश्वकर्मा अब इनकी मूर्तियां बना रहे थे, तो इन्होंने विश्वकर्मा ने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति मेरे कमरे में मत आना जब तक मैं मूर्तियां ना बना दूं। तब तक राजा पहुंच गए उस समय के। अब राजा जब पहुंच गए तो उन्होंने उतना ही काम छोड़ के वहां से काम खत्म किया, तो पता चला हाथ जुड़े ही नहीं थे। तो तब से वो बिना हाथ की यहाँ पे ये मूर्तियां हैं और लकड़ी की हैं। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि इन तीनों के 3 रथ हैं अलग अलग। बहन सुभद्रा का जो रथ है वो देव दलन है। ठीक है, बलराम का जो रथ है उसका नाम है तल ध्वजा। भगवान कृष्ण का जो रथ है उसका नाम है गरुड़ ध्वज। ठीक है, तो ये याद रखना। हो सकता है मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि देव दलन, तल ध्वजा, गरुड़ ध्वज किस यात्रा से संबंधित रथ हैं। तो आप बता सकते हैं कि भगवान ये जगन्नाथ की रथ यात्रा से संबंधित हैं। प्रश्न उठता है इसे किसने बनवाया। तो इसे बनवाया है 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन ने। ठीक है, इसे यमुनिका तीर्थ भी कहते हैं, इसे श्वेत पैगोडा भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया व्हाइट पैगोडा। और खास बात क्या है कि इंडिया के जो 4 धाम हैं, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ में जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, उनका ये एक पार्ट है। ठीक है, द्वारका आपकी गुजरात में है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो एक बार आप ऐसे देखिए, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। प्यारी पृथ्वी से हम गए जूम करते हुए, तो यहाँ पे आपको मिलेगी क्या? द्वारका। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे है। एक मिनट हम आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे तो कभी देखते नहीं होंगे खाली बैठ के। ठीक है, तो आप ये देखिए द्वारका। द्वारका किसकी? द्वारिकाधीश यहाँ पे कौन थे बताइए? भगवान कृष्ण। हालांकि ये डूब गई है समुद्र में, ये ओरिजिनलिटी में तो डूब गई है, लेकिन ये यहाँ पे बसी हुई है। आप ये देख सकते हो द्वारका का मंदिर वहाँ का। ठीक है, तो ये द्वारका मंदिर है। ठीक है, गुजरात में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये समुद्र के बिल्कुल किनारे किनारे देख रहे हो कितनी ज़्यादा कलात्मकता है यहाँ पे मंदिर में। क्लियर? तो आप ये चीज़ें देख लिया, बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं देखना है। द्वारका आपने देख लिया। अब हम आपको क्या दिखा दें? बद्रीनाथ आपको दिखा दें। ठीक है, बद्रीनाथ देखो, यहाँ रुक्मणी देवी मंदिर, सब अलग अलग मंदिर हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं बद्रीनाथ। हाँ, ये देखो बद्रीनाथ आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम गुजरात से सीधा ऊपर गए बद्रीनाथ की यात्रा पे। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो केदारनाथ अलग है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये बद्रीनाथ है यहाँ पे। क्लियर? थोड़ा और हम जूम करें यहाँ पे, ये देखिए ये बद्रीनाथ। क्लियर? और यहाँ पे थोड़ा जूम हो जाए, हाँ यहाँ पे ये बद्रीनाथ, ऐसे आप पिक्चर में देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, हिमालय की, ये बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये आप बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए। चलिए, हमने आपको बद्रीनाथ के दर्शन करा दिए, सब फ्री में करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपको अब हम जगन्नाथ के भी दर्शन करा दें। जगन्नाथ, ये देखो जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ महाराष्ट्र उड़ीसा दिखाओ भाई। जगन्नाथपुरी, हाँ पुरी उड़ीसा। ये देखो ये जगन्नाथ का टेम्पल है। ठीक है, ये देखिए, ये देख रहे हो अभी जो मंदिर मैंने आपको दिखाया कितना भव्य है, वाइट। ठीक है, ये देखो वाइट पैगोडा इसीलिए इसे कहते हैं। और एक चीज़ देखना, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर भी आसपास यहीं पे हैं सारे। लिंगराज टेम्पल भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये देखो सज्जन साहब कितना मतलब पानी में मदमर। ये तो 3 रथ हैं, है ना? आपने देख लिए तीनों रथ। तो ये तीनों रथ हैं अलग अलग। ये पहला रथ है बलराम का, ये कृष्ण का, और ये सुभद्रा जी का। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ तीनों रथ हैं। ये देख सकते हैं, आप में से जो लोग भी यहाँ के हों तो आराम से आप लोग घूमते होंगे। ठीक है, तो ये बद्रीनाथ का है। क्लियर? चलिए, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब एक लास्ट और बचा है, आपको और दिखा देते हैं उसको भी, फिर हम आगे की बातें करते हैं। रामेश्वरम, रामेश्वरम ये आपका दक्षिण में मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु, समुद्र तट से यह है पुरी। ठीक है, चलिए अभी चक्रवात आया था तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। ये रामेश्वरम है आपका। ठीक है, ये पूरा का पूरा, ये आपने ब्रिज देखा होगा। ठीक है, जहाँ से ट्रेन जाती है इसके ऊपर से हमेशा गुजरती है। ठीक है, बड़ा डेंजरस ब्रिज लगता है, ये देख रहे हो। ठीक है, तो ये रामेश्वरम है यहाँ पे। क्लियर? यहीं से भगवान राम लंका के लिए गए हुए थे। क्लियर? तो आप देख सकते हो कितना भव्य बना हुआ है।
आप लोग ऐसे कभी देखते नहीं होंगे, वैसे मुझे लगता है खाली बैठे बैठे। क्लियर? चलिए, इतनी चीज़ें आपने देख ली, अब हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। इतनी चीज़ें जब हो गई तो आगे देखते हैं उड़ीसा के अन्य मंदिर कौन से हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, लिंगराज मंदिर है यहाँ पे, और तारा तारिणी का मंदिर है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं। देखो, उदयगिरी की गुफाएं एक और हैं, वो कहाँ पे, विदिशा मध्य प्रदेश में, और ये उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं जो कि उड़ीसा में। और खास बात क्या है, यहीं पे कलिंग है। और एक और खास बात आपको यहाँ पे हम बताएं, वो क्या कि इन उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं का संबंध जैन भिक्षुओं से है। ठीक है, और खास बात क्या है, यहीं का एक राजा होता था खारवेल, जिसका उदयगिरी हाथी गुम्फा अभिलेख भी है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी कवर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं, केसरिया बौद्ध स्तूप हाल ही में चर्चा में रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा कुछ बारिश की वजह से, चक्रवात की वजह से थोड़ा सा इसका ढांचा टूट गया है, तो इसलिए चर्चा में आ गया। बिहार राज्य में है, विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, बिहार राज्य में अन्य कौन से बौद्ध स्थल हैं उनको देखो, इससे ज्यादा केसरिया स्तूप पे नहीं पूछेगा, तो इतना ज्यादा हमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है। बिहार राज्य के अन्य कौन से बौद्ध स्थल हैं, महाबोधि मंदिर, नालंदा महाविहार, रोहतासगढ़ का किला, और इनमें जो महाबोधि और नालंदा महाविहार है ना, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन क्या बताना है कि विक्रमशिला जो विद्यालय है, तक्षशिला जो विद्यालय है, और उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है, ये तीनों इस समय वर्तमान में कहाँ हैं। ठीक है, किस देश में है और किस राज्य में है, समझ गए? मतलब देश का ही नाम अगर बता देंगे तो ठीक है। हमने लेकिन आपको तीनों ऑप्शन दे दिए कि इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के कमेंट करिए। लास्ट इसमें हमारा आर्टिकल है आज, वो है ग्रेवेल या बोरो तथा डेक्सिपस क्लेनी। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेवेल या बोरो और डेक्सिपस क्लेनी क्या है। ये वास्तव में मकड़ी की दो प्रजातियां हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, तो नहीं भी याद रखेंगे तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। चर्चा में थी, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आई हुई थी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आज आपने काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर्स को कवर किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाओं को आपने देखा, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने घर बैठे बैठे 4 धाम की यात्रा कर ली बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो उम्मीद है 4 धाम की यात्रा करने के बाद अब आप और पवित्र हो गए होंगे और अच्छे से क्लासेस करेंगे। मिलते हैं अपनी 15 जुलाई की नई क्लासेस के साथ, कुछ नए आर्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।